हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है कि जब तक हमें सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी, जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है, तो हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक रिक्वेस्ट करूंगी, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलना। और जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ, इस स्ट्रैटेजी को आप 3 महीने फॉलो कर लो। दिस थिंग आई कैन गारंटी यू कि अगर आपने ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी 3 मंथ्स फॉलो कर ली तो आपका बहुत ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रही हूँ इंग्लिश की। प्री में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और इंग्लिश हालांकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट अब बन चुका है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज है ग्रामर। मैं एक एक करके सारे जो हम गलत सोचते हैं उन सब के बारे में भी बात करूंगी, और एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स की आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी। एक रिक्वेस्ट भी करूंगी सेशन को स्टार्ट करने से पहले, एक बार जल्दी से इस सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग, शेयर कर देंगे अगर अभी तक नहीं शेयर किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आप नए आए हैं तो। चलो ग्रामर की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं ओवरऑल इंग्लिश की बात करूं तो मैं उसको 4 सेक्शंस में डिवाइड करती हूँ। 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं? पहला है वोकैब, देन आपका ग्रामर, देन आपका कॉम्प्रीहेंशन, और देन आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो इन्हीं चारों सेक्शंस की हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर, जो कि बेस है इंग्लिश का। आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि भाई ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए तभी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, इससे हमें बाहर आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग होगी तभी आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए। बेसिकली होता क्या है, ध्यान से समझते हैं। हमारा 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा रीडिंग स्किल्स, और एक पार्ट होता है बेसिक, जिसमें हमारे ग्रामर के रूल्स एंड ऑल आते हैं। अब देखो, ग्रामर के रूल्स आप 1 दिन या 2 दिन में तो नहीं कर सकते। ग्रामर के रूल्स करने में टाइम लगता है, ऊपर से आप रूल पढ़ते हो आप उसको भूल जाते हो, राइट। तो हमें क्या करना है, ग्रामर के रूल्स को हमें धीरे धीरे करके समझना है। हमें ये टारगेट करना है कि 1 वीक में हम कम से कम 2 घंटे ग्रामर को दें। मैं एक दिन में 2 घंटे ग्रामर को नहीं, मैं एक वीक में 2 घंटे ग्रामर को दे रही हूँ। तो आपको एक वीक में 2 घंटे ग्रामर को देने ही देने हैं। अब रीडिंग आपको डे 1 से स्टार्ट करनी है। रीडिंग से मेरा मतलब है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना, पैराजम्बल्स करना। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, अभी हम ग्रामर पे ही फोकस करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर को कितना टाइम देना है? एक वीक में 2 घंटे, मोर देन सफिशिएंट। अगर मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की बात करूं, प्रीलिम्स में एरर डिटेक्शन 5 नंबर का आता है, मेंस में भी लगभग लगभग इतने ही मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है। तो प्री में 30 में से 5 मार्क्स और मेंस में आपके 40 में से 5 मार्क्स, इतना ग्रामर इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या मुझे सबसे पहले ग्रामर करनी होगी फिर मैं आगे बढ़ सकता हूं? नहीं। आप डे 1 से अपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल्स, आपके जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं आप उनको करना स्टार्ट करेंगे। ग्रामर हौले हौले करेंगे। दूसरी चीज, क्या मुझे ग्रामर में सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं? पहले नाउन पढ़ना है, फिर प्रोनाउन पढ़ना है, फिर वर्ब पढ़ना है? अब इसके मेरे आंसर्स 2 हैं। पहली चीज, अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रामर आता है, अगर आपने थोड़ा बहुत ग्रामर कभी पढ़ा हुआ है, या आपको थोड़ा बहुत पता है, या आप इंग्लिश मीडियम से हो, मतलब आपको बेसिक नॉलेज है ग्रामर की, तो मैं आपको डायरेक्टली सजेस्ट करूंगी कि आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को देखो। उसके बेसिस पे मैंने 8 घंटे का एरर डिटेक्शन की क्लास ली हुई है, उसको देखो। लिंक्स मैं सारे वीडियो में लगा दूंगी। आपका ग्रामर ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाए। तो सबसे पहले आप इसको देखो। ये लगभग 11 घंटे की क्लास है, ये लगभग 8 घंटे की क्लास है, तो लगभग लगभग हम मान सकते हैं टोटल आपको 20 आवर्स लगेंगे ग्रामर को स्ट्रांग बनाने में, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो अगर आप एक वीक में 2 घंटे देते हो तो लगभग 10 वीक में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, 2 से 2.5 महीने के टाइम पे आपको ग्रामर की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर ग्रामर बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल ही शुरुआत से पढ़ना है, बिल्कुल ही कह सकते हैं लेवल 0 से पढ़ना है, बिल्कुल ही बिगिनर्स हो, पहली बार ही इंग्लिश पढ़ रहे हो या ग्रामर देख रहे हो, तो उन सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ग्रामर को टॉपिक वाइज पहले स्ट्रॉन्ग बना लो अपने सारे बेसिक्स को, और उसके बाद जितने सारे टॉपिक्स पढ़ोगे उन सबकी समरी होगी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, उसको पढ़ो।
टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं ग्रामर में, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ग्रामर में। तो देखो मैं ना सीक्वेंस वाइज लिख रही हूँ, जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर लिख रही हूँ, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको नीचे लिख रही हूँ। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग की इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस रोज हर एग्जामिनेशन में आपके आते हैं। हम रोज द हिंदू एडिटोरियल में वर्ब आइडेंटिफाई करना भी सीखते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका टेंसेस, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद आता है आपका नाउन, प्रोनाउन से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। एडवर्ब से क्वेश्चंस आते हैं, एडवर्ब स्पेशली इन्वर्जन वाला जो कॉन्सेप्ट होता है एडवर्ब का, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद एडजेक्टिव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। इसके बाद एक टॉपिक होता है पैरलिज्म, वहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। प्रेपोजिशन, यहां से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन प्रेपोजिशन वाला टॉपिक को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप ना रीडिंग कर करके भी आपको याद हो जाता है कि इस वर्ड के बाद ये प्रेपोजिशन आएगा, तो उसके लिए आपको बहुत बेसिक से प्रेपोजिशन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कंजंक्शन के जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो कनेक्टर्स के फॉर्मेट में आते हैं। तो कंजंक्शन के क्वेश्चंस आपके कनेक्टर्स के कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसके फॉर्मेट में आते हैं। तो ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आर्टिकल्स के क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलते। फिर उसके बाद हमारे दो टॉपिक्स आते हैं, एक होता है एक्टिव पैसिव और एक होता है नरेशन। एक्टिव पैसिव और नरेशन कन्वर्जन बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता कि आप एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव बनाओ या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, ऐसा कन्वर्जन नहीं आता। हाँ, बट एरर के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे पैसिव वॉइस में एरर हो, जहां पे इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो वहां पे एरर हो, मतलब हमें ये भी पढ़ना पड़ता है। बहुत रेयरली देखने को मिला है, बट क्वेश्चन टैग्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बेसिकली बात करूं, आपका टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ये 4 टॉपिक्स हो गए। फिर आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। मैंने वर्ब्स अलग से इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैक्सिमम वर्ब जो है टेंसेस में ही कवर हो जाता है, और बाकी का जो कवर नहीं होता वो हम मॉडल वर्ब्स में पढ़ लेते हैं। तो आपका वर्ब हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, इंटरजेक्शन से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जो आप सभी को पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। कोई परेशानी किसी को? तो अब आप कहाँ से पढ़ सकते हो इन सारे टॉपिक्स को? आप या तो यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो 50 आवर फाउंडेशन कोर्स है, इसी मैं प्लेलिस्ट भी लगा दूंगी, वहां से पढ़ सकते हो। वहां मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और अगर आप यस ऑफिसर के सब्सक्रिप्शन आपने लिया हुआ है तो ग्रामर ग्रंथ कोर्स है जहां पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इंग्लिश में ग्रामर वाले पोर्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम होती है ग्रामर में बच्चों को कि मैम रूल्स याद करते हैं बट याद नहीं होते। कितने बच्चों के साथ ये होता है? बहुत सारे बच्चों के साथ होगा मैम बार बार भूल जाते हैं। तो रूल्स को ना याद करने की कोशिश मत करो। रूल्स को आप क्या करो, एक बार पढ़ लो। एक बार फॉर एग्जाम्पल आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो देख लिया, एक बार ये देख लिया, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे वो रूल बार बार सामने आएगा। एक बार सामने आएगा, हो सकता है याद ना हो, 2 बार सामने आएगा, याद ना हो। लेकिन जब वो रूल 5वीं बार सामने आ रहा होगा क्वेश्चन को करते समय, या 8वीं बार सामने आ रहा होगा क्वेश्चन को करते समय, तो वो रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो याद करने पे फोकस मत करो, एक बार पढ़ो, समझो और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे फोकस करो। ऑटोमेटिकली रूल्स जो है याद पे याद होते हुए चले जाएंगे। इस वीडियो में ना मैं आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। इंग्लिश करनी कैसे है वो आपको पूरा का पूरा एक ओवरऑल एक ये वीडियो मिल जाएगी। इसको कभी भी देखो जब जब आपको प्रॉब्लम लग रही हो कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। कोई दिक्कत किसी को भी? चलो अब अगली बात आ जाते हैं वोकैबुलरी पे। मैम वोकैबुलरी कैसे करनी है भाई? देखो वोकैबुलरी सबसे पहली चीज तो रटना बंद कर दो। वोकैबुलरी बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हम रटते हैं, कितने सारे वर्ड्स होते हैं याद नहीं कहते। तो मैं बोलूंगी वोकैबुलरी को रटना बंद कर दो। वोकैबुलरी को करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है वोकैबुलरी को? एडिटोरियल सेशन में रेगुलरली आते हो आप लोग? कितने बच्चे हैं यहाँ पे मुझे कमेंट में बताएंगे एडिटोरियल सेशन में रेगुलरली आते हैं? तो एडिटोरियल सेशन में रोज मैं आपको स्टार्टिंग में 10 वर्ड्स करवाती हूँ एडिटोरियल के। तो पहले हम उन 10 वर्ड्स को पढ़ते हैं, फिर उनके सिनोनिम्स पढ़ते हैं, फिर उनके एंटोनिम्स पढ़ते हैं, फिर उनके सेंटेंसेस पढ़ते हैं, और फिर आर्टिकल के अंदर भी उसका एक सेंटेंस पढ़ते हैं वो जहां यूज हो रहा होता है। तो इसको बार बार करो, इसको रोज रोज करो। मतलब रोज जैसे 10 मिनट 10 से 15 मिनट ये रोज करो।
जैसे एडिटोरियल के सेशन में 10 से 15 मिनट ये रोज होते हैं। तो होगा क्या, जब आप पहली बार वर्ड को देखोगे आपको याद नहीं होगा, जब वो तीसरी बार एडिटोरियल में आएगा तो थोड़ा थोड़ा याद होगा, 7वीं बार एडिटोरियल में यूज होगा तो और ज्यादा याद हो जाएगा। तो रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस बार बार रीड करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करती हूँ हर बच्चे को, वो है कि आप वोकैब के क्वेश्चंस करो। तो वोकैब के क्वेश्चंस करो, वोकैब के क्वेश्चंस करोगे, कुछ ना एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड होते हैं। एक ही वर्ड 10-10 बार एग्जाम्स में आ चुका है, या एक ही वर्ड 20-20 25-25 बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो एक फेवरेट वर्ड की लिस्ट है, और वो जनरली वर्ड्स ना यहीं से होते हैं। 220 रूट वर्ड्स से 3000 वर्ड्स डिराइव किए हुए हैं हमने। तो इस लिस्ट को बार बार पढ़ो, इस लिस्ट को एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी बुक है तो वोकैब प्रोडिजी का चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2, फिर अपने आप को टेस्ट करो कि भाई हमें कितना याद हुआ है। याद तो करना ही नहीं था, हमने बस रीड किया है, हमने रीड किया है, तो अब हमें देखना है हमें कितना वो वर्ड हमारे माइंड में गया है। तो क्या करो, एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को लगाओ, रोज रोज 20 क्वेश्चंस लगाओ। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 करके वोकैब भी आपकी स्ट्रांग बन जाएगी। अब अगर मैं बोलूँ वोकैब को कितना टाइम देना है भाई, तो एक हैबिट बना लो कि 20 से 25 मिनट रोज वोकैब को देना ही देना है। और वो भी रटना नहीं है, सिर्फ रीडिंग करनी है। और बड़ा मजा आता है पता है वोकैब रीड करने में। आपके पास कोई बुक हो वोकैब की, फॉर एग्जांपल वोकैब प्रोडिजी, आप बस उठाओ उसको रीड करो, इडियम्स एंड फ्रेजेस में बस रीड करो, बड़ा मजा आएगा। अच्छा इस इडियम का मीनिंग ये होता है, इसका ये सेंटेंस है, अच्छा इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इसका ये सेंटेंस है। आप अपने आपको टेस्ट करो, अरे यार आज तो 5 ही सही निकले, अरे यार आज तो 8 वर्ड सही निकले। तो मजा आएगा, इंजॉय करते हुए पढ़ो। इंजॉयमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में क्या होता है, अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग एग्जाम्स में ना वोकैब का कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता कि बता दो इस वर्ड का मीनिंग क्या है। नहीं, वोकैब का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। हमेशा आपको एक सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस में लिखा होता है कि भाई यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है उस वर्ड का मीनिंग बताओ। तो इसका मतलब क्या है, आपको अगर वर्ड का मीनिंग नहीं भी पता होता है तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प कर देता है कि यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, या फिर आपको टोन हेल्प कर देती है कि सेंटेंस की टोन नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव टोन का शब्द आएगा, या फिर आपको बहुत बार सेंटेंस ही हेल्प कर देता है बताने के लिए कि यहाँ पे क्या वर्ड आएगा या इसका मीनिंग क्या होना चाहिए, या यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होना चाहिए, आपने सेंटेंस के हिसाब से निकाल लिया। तो बैंकिंग एग्जाम में कभी डायरेक्ट वोकैब का क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग के साथ वोकैब का क्वेश्चन आता है। तो आपको बहुत बार हेल्प मिलती है, आपको याद नहीं भी होता वर्ड का मीनिंग, तब भी आप उस आंसर को ठीक कर सकते हो अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो। रीडिंग स्किल्स कैसे डेवलप होती है, रीडिंग स्किल्स डेवलप होती हैं एडिटोरियल्स रीड करके रेगुलरली, और दूसरी चीज क्या करके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके, खूब सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करके, खूब सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करके, पैराजम्बल है उसी में आरसीबी है उसी में क्लोज टेस्ट भी, इस तरह के मिक्स क्वेश्चंस करके। तो इस तरीके से क्या इंप्रूव होती है आपकी रीडिंग। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं, इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि उनको किसी ने ऐसा सजेस्ट किया कि भाई इंप्रूवमेंट करना है तो नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश अच्छी करनी है नॉवेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, इंग्लिश अच्छी करनी है एडिटोरियल नहीं समझ में आता तो क्या करो, टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको इंटरेस्ट है फॉर एग्जाम्पल किसी वाला पोर्शन, तो वो वाला पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको सेलिब्रिटी की न्यूज अच्छी लगती है तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट वो इंप्रूवमेंट बहुत स्लो होगा बेटा। और आज के टाइम पे इतना ज्यादा कंपटीशन है, इतना कम टाइम होता है कि आप स्लो इंप्रूवमेंट नहीं ले सकते। हमको हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, जिस तरह के लैंग्वेज आती है आपके एग्जाम में उस तरह की लैंग्वेज का डायरेक्ट पढ़ो। समझाने के लिए तो मैं हूँ आपको, एडिटोरियल मैं रोज समझाती हूँ पूरा पूरा, कैसे नहीं समझ में आएगा, आएगा 100% आएगा। तो ईजी चीजों के पीछे मत भागो। बहुत सारे लोग सजेस्ट करेंगे कि कोई ईजी सी नॉवल उठा लो उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, बट आई से कि कभी ईजी चीजों के पीछे मत भागो। डिफिकल्ट चीज पहली बार डिफिकल्ट लगेगी, दूसरी बार हो सकता है फिर डिफिकल्ट लगे, लेकिन अगर आप डिटर्मिनेशन से करोगे तो वो तीसरी बार आपको जरूर आसान लगने लग जाएगी। यस, तो मुश्किलों से भागना नहीं है। क्या वोकैबुलरी का सेक्शन क्लियर है कैसे करना है? 20 से 25 मिनट वोकैब को सिर्फ रीड करना है। कोई भी बुक ले लो, वोकैब प्रोडिजी बेस्ट है क्योंकि वो बैंकिंग एग्जाम्स के हिसाब से बनाई गई है। और एडिटोरियल सेशन के रोज 10 वर्ड्स जो मैं क्लास में करवा रही हूँ उनको करो। चलो अगली बात करते हैं प्रैक्टिस की।
सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं अपनी इंग्लिश की तैयारी में, 2 गलती करते हैं। पहली गलती मैंने आपको बता दी कि वो पहले सोचते हैं कि पहले हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रामर के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम सीधा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, पैराजंबल है, उस सब पे आएंगे। तो पहले सबसे बड़ी गलती तो ये है, आपको डे 1 से ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, इन सबको करना शुरू करना है। इनमें ग्रामर का कोई रोल नहीं होता। दूसरी गलती जो बहुत सारे बच्चे करते हैं, जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन डिले हो जाता है, मतलब पहले अटेम्प्ट में नहीं होता या दूसरे अटेम्प्ट में नहीं होता, वो गलती ये करते हैं कि वो पहले प्री की तैयारी करते हैं। उनको लगता है प्री निकलेगा तब तो मेंस देने जाएंगे, इसीलिए वो पहले प्री की तैयारी करते हैं, फिर वो प्री का एग्जाम देने जाते हैं। प्री का एग्जाम कुछ बच्चों का निकल जाता है, कुछ का नहीं निकलता, फिर लेकिन उनके पास मेंस की तैयारी का टाइम नहीं होता, क्योंकि प्री और मेंस में सिर्फ 1 महीना होता है। तो वो प्रीलिम्स एग्जाम जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसको 3 महीने दे देते हैं, और जो एक्चुअल एग्जाम होता है जो कि मेंस का होता है, उसको वो सोचते हैं वो 1 महीने में कर लेंगे, कभी एग्जाम नहीं निकलता। हमेशा याद रखो कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, और स्पेसिफिकली बैंकिंग एग्जाम्स की आप तैयारी करते हो, आप हमेशा याद रखो कि आपको प्री और मेंस साथ में लेके चलना है। मेंस को आपको अपना 70% टाइम देना है, प्री को आपको अपना 30% टाइम देना है। मेंस की तैयारी करोगे तो प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, लेकिन अगर प्री की तैयारी करोगे तो मेंस किसी भी हालत में नहीं निकलेगा। तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि आप दोनों को क्या करो, दोनों को साथ में लेके चलो। अब स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, या हमारे एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, तो हमेशा याद रखो बेटा, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आया, उसी के अंदर आपका वर्ड स्वैप आ गया, उसी के अंदर आपका पैराजंबल भी आ गया, उसी के अंदर आपका क्लोज टेस्ट भी आ गया, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो, आप अलग अलग इन क्वेश्चंस को करना सीखोगे, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। आप हमेशा मिक्स्ड क्वेश्चंस करो, मतलब ऐसे क्वेश्चंस करो जहां पे क्या हो, जहां पे आप एक ही पैटर्न के अंदर 2-2, 3-3 पैटर्न्स करो, क्योंकि मेंस में तो ऐसा ही आएगा, है ना। प्री में सिंगल पैटर्न आता है, मेंस में तो पैटर्न्स मिससेलेनियस आते हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप हमेशा उस तरह का पैटर्न करो जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है, बहुत सारे बच्चे मुझे भी बोलते हैं, मैम प्री करवा दो, मैम इजी करवा दो। भाई डिफिकल्ट करवाऊंगी तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर इजी करवाऊंगी और डिफिकल्ट आया तो नहीं होगा। क्या कहते हैं, होप फॉर द बेस्ट बट ट्रेन योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। बेस्ट के लिए उम्मीद करो बट प्रिपेयर्ड रहो वर्स्ट के लिए। तो ऐसी तैयारी करनी है, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए कि एक नंबर कहीं ना जाए। तो उस लेवल की तैयारी आपकी डे 1 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अब करना कैसे है भाई, स्ट्रैटेजी क्या है, तो स्ट्रैटेजी सिंपल सी ये है। तो देखो, अगर मैं आपके एग्जामिनेशन की बात करूं, 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो 70% ऑफ द सिलेबस है। कौन कौन से वो 3 टॉपिक्स हैं जो आपका 70% ऑफ द सिलेबस है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स। तो सबसे ज्यादा अच्छी तैयारी इन तीनों की होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर 70% ऑफ द सिलेबस। तो मुझे सबसे पहले किस पे फोकस करना है, इन तीनों पे फोकस करना है। तो इसीलिए मैंने आपको हर टॉपिक की 10-10, 15-15 घंटे की क्लासेस दी हुई है। परफेक्शन में आप लोग हो, कितने बच्चे हैं परफेक्शन में जो परफेक्शन में आ रहे हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराजंबल्स, इसकी आप लोगों को मैंने एम्पल नंबर ऑफ, एम्पल मीन्स खूब सारी क्लासेस दी हुई हैं। और अभी जो हम परफेक्शन कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा फोकस ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे है। तो हम एक महीना फोकस कर रहे हैं, 1 महीना हम पूरा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को देने वाले हैं, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें इन्फ्रेंस भी आ जाता है, असम्पशन भी आ जाता है, कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, समरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, फिर आपके लॉन्ग आरसीज, मीडियम आरसीज, शॉर्ट आरसीज, फिर आपके स्टोरी बेस्ड आरसीज। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो और इन 70% में से भी 40% यही है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया तो बाकी सारे टॉपिक्स तो बहुत इजी होते हैं, जैसे वर्ड स्वैप, वर्ड ऑर्डर, आपके मैच द कॉलम्स, आपके स्टार्टर्स, आपके कनेक्टर्स, वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस, इडियम्स बेस्ड क्वेश्चंस, फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आपके फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस। ये सारे टॉपिक्स ना 2-2, 3-3 दिन के हैं। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये 3 टॉपिक्स हैं। फिर होता क्या है, जो मैं आपको परफेक्शन में क्वेश्चंस करवाती हूँ, पैराजंबल के अंदर ही वर्ड स्वैप है।
तो कर पैराजंबल ही रहे थे, लेकिन ये वाला अपने आप हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही वर्ड ऑर्डर है, तो कर ये रहे थे, ये अपने आप हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स तो इन तीनों में ही कवर हो जाते हैं। तो मेन फोकस आपको जो जिस चीज़ की प्रैक्टिस पे करना है वो किसकी प्रैक्टिस पे करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल्स की प्रैक्टिस आपको भर भर के करनी है, हद से ज़्यादा करनी है। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, अफोर्ड नहीं कर सकते पेड बैच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा मैं आपको परफेक्शन की फ्री पीडीएफ्स देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश विद निमिषा बंसल, वहां पे आपको परफेक्शन की मैं फ्री पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ इस रीजन की वजह से देती हूँ, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो कम से कम पीडीएफ से तो पढ़ लें, कम से कम उनको भी टॉप क्वालिटी का कंटेंट तो मिल जाए। अदरवाइज ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको फ्री पेड बैचेस की पीडीएफ भी देता होगा। तो मेक श्योर करो कि आप इन्हीं क्वेश्चंस को करो, इन्हीं क्वेश्चंस को करोगे तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट और ज्यादा हो। तो ये था प्रैक्टिस। अब मैम टाइम भी बता दो, क्योंकि हमारे टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो आपको प्रैक्टिस को देना है कम से कम 1 घंटा रोज, 1 आवर डेली आपको प्रैक्टिस को देना ही देना है। आपको एक कहते हैं ना, एक लत बना लेनी है। किसी दिन ब्रश ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए। और मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं क्वांट्स की भी बात कर रही हूँ, मैं रीजनिंग की बात कर रही हूँ। आपको मेक श्योर करना है कि 1 घंटे आप क्वेश्चंस को दो ही दो, 1 घंटा आप डीआई को दो ही दो, 1 घंटा आप पजल्स को दो ही दो, 1 घंटा आप परफेक्शन क्वेश्चंस को दो ही दो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगली बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की। तो देखो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सिर्फ उन बच्चों को करनी है जो बच्चे एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप सबसे बड़ा एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है। क्लर्क के एग्जाम्स में या आरआरबी के एग्जाम्स में आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं आती है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपकी 2 चीजें आती हैं, एक होता है आपका एसे और एक होता है आपका लेटर। तो आप लोगों ने देखा होगा एडिटोरियल के सेशन के लास्ट में मैं आप लोगों को रोज एक एसे और एक लेटर पढ़ने के लिए देती हूँ। उसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, मैं आपको क्यों दे रही हूँ एसे और लेटर पढ़ने के लिए, कि आप रोज रोज अगर 5-5 10-10 मिनट रीडिंग को दोगे तो आपका माइंड उस चीज के लिए ट्रेन हो जाएगा कि मुझे लेटर किस लैंग्वेज में लिखना है, मुझे ऐसे किस तरीके से लिखना है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्रेन हो जाएगा ऐसे लिखने में और लेटर लिखने में। ये मेरा कारण है कि मैं आपको एडिटोरियल के लास्ट में रोज ऐसे और लेटर देती हूँ। ऐसे तो लेटर्स लिखने के लिए करना क्या है, तो देखो जब तक अभी एग्जाम की नोटिफिकेशन नहीं आती है, प्री का एग्जाम नहीं होता, तब तक तो आप सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो। रोज कोशिश करो 10 मिनट रोज, 10 मिनट्स एवरी डे आप ऐसे और लेटर को रीड करो। आप एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बुक भी आती है मेरी, अगर वो है आपके पास तो वहां से भी रीड कर सकते हो। अदरवाइज मैं एडिटोरियल में आपको रोज लास्ट में एक ऐसे एक लेटर दे रही हूँ, उसको भी रीड करो। अभी सिर्फ रीडिंग पे फोकस करो 10 मिनट। जब आप 1 से 1.5 महीने रीडिंग कर लोगे कि आपको एक आइडिया लग गया किस तरीके से ऐसे लिखते हैं, किस तरीके से लेटर लिखते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अच्छा, टाइपिंग करनी होती है हमें एग्जामिनेशन में, तो हमारी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। ऑन एन एवरेज आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए। तो जिन लोगों को लगता है कि उनकी टाइपिंग स्पीड इससे कम है तो वो थोड़ा सा टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे। 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अच्छी स्पीड में, 25 की भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वही 10 वर्ड पर मिनट की है, 15 वर्ड पर मिनट की है तो काम नहीं चलेगा। इस रेंज में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। लेटर के केस में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जो फॉर्मेट यूज करते हैं एग्जामिनेशन में वो हम यूज करते हैं ब्लॉक फॉर्मेट। ब्लॉक फॉर्मेट का मतलब क्या होता है कि सारी की सारी चीजें आपकी लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होंगी, कहीं पे भी कोई आप किसी भी तरह का मार्जिन नहीं छोड़ो। पूरा का पूरा फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है काफी सारी क्लासेस में, आप एक बार चेक भी कर सकते, कोई दिक्कत। तो ये थे सारे के सारे एस्पेक्ट्स। अब अगर मैं ओवरऑल मंत्रा की बात करूंगी, ओवरऑल मंत्रा क्या है मैम इंग्लिश को स्ट्रांग बनाने का, तो ओवरऑल मंत्रा बेटा सिंपल सा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अपने आप को परेशान नहीं करना है कि मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। ओवरऑल मंत्रा बहुत सिंपल सा मंत्रा है। क्या है, 1 घंटा रोज परफेक्शन में आ जाओ बस, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो ओवरऑल मंत्रा बता रही हूं, 1 घंटा रोज परफेक्शन में आ जाओ, 20 से 25 मिनट अगर वो कैप प्रोडिजी है या कोई भी बुक है वो कैप की जिसमें वर्ड मीनिंग्स वो जो एग्जामिनर के फेवरेट है उसको पढ़ लो। 40 मिनट्स एडिटोरियल रीडिंग कर लो। हफ्ते में 2 घंटे, वीक में 2 आवर्स कह रही हूं, ग्रामर को दे दो, मोर देन सफिशिएंट है। दैट मीन्स लगभग लगभग आपको डेली के 2 घंटे देने हैं और वीक में संडे को 2 घंटे एक्स्ट्रा देने हैं।
या सैटरडे संडे को 1 घंटा करके एक्स्ट्रा देना है। इतना टाइम अगर आप इंग्लिश को रोज देते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम कितना देना पड़ेगा, 3 मंथ्स देना पड़ेगा। क्या मुश्किल है 2 घंटे रोज निकालना इंग्लिश के लिए? उस सब्जेक्ट के लिए निकालना जिस सब्जेक्ट कि अगर आप किसी सिलेक्टेड बच्चे का स्कोर कार्ड देखोगे तो आपको दिखेगा कि 50% से ज्यादा नंबर, ओवरऑल मार्क्स के 50% से ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही आ रहे हैं आजकल। अगर आप किसी भी सिलेक्टेड बच्चे को उससे बोलना कि स्कोर कार्ड दिखाओ, या मैंने ही बहुत सारे स्कोर कार्ड्स अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए थे, मैक्सिमम बच्चों के 50% से ज्यादा नंबर इंग्लिश में थे, जबकि 4 सब्जेक्ट्स थे, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, 4 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इंग्लिश में ओवरऑल स्कोर के 50% से ज्यादा मार्क्स थे। मतलब इंग्लिश आज के टाइम पे इतना स्कोरिंग हो चुका है। बस ये करना है, ओनली दीज थिंग्स एंड नथिंग 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 एल्स। अगली इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और चाहिए होगी, मैंने बोल दो सिर्फ ये चाहिए नहीं, एक चीज और चाहिए होगी। और वो एक चीज क्या चाहिए होगी? वो एक चीज चाहिए होगी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी फॉलो करो, रोज रोज करो उस चीज को। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने मन में कि भाई मेरे लिए इंग्लिश बहुत ईजी है, मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, या कोई बात नहीं मैंने कभी इस पर इतना फोकस नहीं किया, या कोई बात नहीं मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन अगर मैं किसी चीज को रोज 2 घंटे दूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो इम्प्रूव ना हो। कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज हो, अगर आप अपनी जिंदगी के रोज 2 घंटे उसको दे रहे हो एक सेट पीरियड ऑफ टाइम तक, तो डेफिनेट सी बातें इंप्रूव होगी। बस प्रोवाइडेड आप सही चीजें करो, गलत चीजों की तरफ मूव मत करो। तो क्या मैं आप सभी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सभी लोगों को जो स्ट्रैटेजी समझ में आई है वो स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? तो 2 क्वेश्चंस मैं आप सभी से पूछूंगी और मुझे उन दोनों क्वेश्चंस का आप सबसे आंसर चाहिए होगा। पहला तो क्वेश्चन मेरा है, विल यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी? सभी लोग मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली आंसर देंगे, क्या आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे? पहला क्वेश्चन मेरा सभी से, मुझे सबसे आंसर चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन मेरा वही है कि क्या आप अपना 100% दे रहे हो अपनी तैयारी को? आर यू गिविंग योर 100% टू योर प्रिपरेशन? अगर नहीं दे रहे हो तो मुझे रीजन बताओ क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है जिसकी वजह से नहीं दे रहे। देना है, बनता है देना यार, सिलेक्शन चाहिए हमें, 100% सिलेक्शन चाहिए, है ना। सिलेक्शन चाहिए तो अपना 100% हम देंगे ना। हम अपनी लाइफ का इतना प्रेशियस टाइम किसी चीज को दे रहे हैं तो सिलेक्शन तो बनता है। अब वो प्रेशियस टाइम अगर हम 100% दे देंगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। यस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को बतानी थी कि एक चीज़ तो इंग्लिश जो बच्चे करना चाहते हैं मुझसे, जो परफेक्शन बैच में आना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, बट अगर कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी तक नहीं लिया हुआ है तो आज लास्ट डे है 25% डिस्काउंट का। येस ऑफिसर पे आप SD25 कोड लगाओगे, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। सो लास्ट डे अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो आप इंग्लिश एक्सक्लूसिव भी ले सकते हो, उसमें आपको सिर्फ इंग्लिश मिलेगा। और अगर आप कंप्लीट लेते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसमें आपको सारी बेस्ट फैकल्टीज की क्लासेस मिलेंगी। आशीष अरोड़ा सर की क्लास, अंकुश लांबा सर की क्लास, कुश सर की क्लास, कंप्यूटर की क्लासेस, हिंदी की क्लासेस, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं, जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स आते हैं, सबकी क्लासेस एक ही जगह मिलेंगी। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर देना। बट एक आखिरी रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, वो रिक्वेस्ट क्या है, बहुत सारे सिलेक्शन इस साल हुए, अगली साल भी बहुत सारे सिलेक्शन होंगे। मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा जिसने सोचा है तैयारी करने का, और हर एक बच्चा जो सीरियस है और जो डिजर्व करता है जॉब, उसको जॉब मिले। तो आप अपनी लेजीनेस को, आप अपनी किसी भी कमी को अपनी सफलता के रास्ते में मत आने देना। बस मेहनत करना। ऐसा कभी नहीं होता कि हम मेहनत करें और हमें रिजल्ट ना मिले। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलता है और आपको भी मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।